हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनु मुदगिल। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बच्चे हम काम कर रहे थे और लास्ट जो हमने डिस्कस किया था कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल एज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 5.3 पर अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड z बार इट्स अ कॉन्जुगेट, और जो z बार है वो इसका कॉन्जुगेट है, देन प्रूव दैट, तो प्रूव कीजिए z इनवर्स इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस स्क्वायर। तो प्रूव करना है कि जो z इनवर्स आएगा, जो z इनवर्स आएगा वो z कॉन्जुगेट अपॉन z मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे हम इसका प्रूफ करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए आप गिवन क्या है, z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और z बार उसका कॉन्जुगेट भी, ये भी गिवन है। तो हम अपनी तरफ से हमने z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किया a प्लस आयोटा b। अगर हम इसका कॉन्जुगेट करें तो ये आएगा a माइनस आयोटा b, राइट। ये दोनों मेंशन है कि ये चीज ये है, ये है, तो दोनों गिवन हो गए, राइट। जो प्रूव करना है उसमें z इनवर्स ये आना चाहिए, तो जो प्रूव करना है उसमें z मॉडुलस भी आ रहा है ना, तो आप इसका मॉडुलस भी निकाल लें। अंडर रूट फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, जो रियल है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। अब चलिए जो प्रूव करना है हम उसमें z इनवर्स निकालते हैं। z इनवर्स को 1/z लिखेंगे और इसका मतलब हो गया 1/z, z मतलब a प्लस आयोटा b। इसको रेशनलाइज करेंगे, a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई a माइनस आयोटा b। सो z इनवर्स ऊपर हो गया a माइनस आयोटा b और ये a प्लस b a माइनस b, ये आएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। सो दिस वन इज z इनवर्स इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो कितना आएगा प्लस b स्क्वायर। सो z इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर जो आप a माइनस आयोटा b देख रहे हैं, जो a माइनस आयोटा b देख रहे हैं उसे हम z कॉन्जुगेट ही कहेंगे, और जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, आप देखिए यहां अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो z स्क्वायर कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, z मॉडुलस स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था कि z इनवर्स इसके इक्वल आए। ठीक है, इजी आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़ करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में मैं उसका प्रूफ प्रॉपर्टी में बता चुका हूं। जब मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस की थी तो आप वापस उस लेक्चर में जाइए और वहां देखिए, उसमें मैं इस बात का प्रूफ बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इक्वल है x प्लस आयोटा y के, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, जहां पर x और y दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। प्रूव दैट मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y, मॉडुलस ऑफ x, इस x का मॉडुलस मतलब नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रखना है, प्लस y का मॉडुलस, इन दोनों का सम लेस देन और इक्वल रहेगा 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z के। तो z का मॉडुलस तो फॉर्मूला लग करके आएगा इसका, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए बच्चे कैसे हम इसका प्रूफ करेंगे। फिर से क्या कि z हमारे पास x प्लस आयोटा y गिवन है, अगर इसका मॉडुलस करें तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब बच्चे एक बात देखिए, जो x स्क्वायर है, हमने x स्क्वायर लिया, जो x स्क्वायर है वो लेस देन या इक्वल रहता है ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से। बच्चे x स्क्वायर को अगर हम देखें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से लेस देन या इक्वल होगा, क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर में y स्क्वायर अगर बढ़ गया, y स्क्वायर तो पॉजिटिव है, अगर x स्क्वायर में कोई पॉजिटिव चीज ऐड कर दी
तो ये बड़ी हो गई ना एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर। ऐसे जो वाई स्क्वायर है वो लेस देन और इक्वल होगा किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। वाई स्क्वायर किससे लेस देन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे। मैंने इन दोनों पर स्क्वायर रूट लगा दिया, यहां स्क्वायर रूट लगेगा एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे यहां पर अंडर रूट वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चे एक्स स्क्वायर का मॉडुलस एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है ना वो जानते हो क्या होगा, वो मोड ऑफ एक्स होगा, मोड ऑफ एक्स होगा। अगर हम यहां पर 25 का अंडर रूट कहें तो क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं ना। लेकिन अगर हम x को 5 कहें या x को -5 कहें तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा और -5 का स्क्वायर भी 25 आएगा। लेकिन रिजल्ट इन द एंड क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसका अंडर रूट सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं ना। अगर इक्वेशन में है तो ये दोनों रिजल्ट आएंगे, +5 भी और -5 भी। तो एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट आएगा वो मोड ऑफ एक्स। अगर x 5 है तो 5 का मोड, -5 है तो -5 का मोड, दोनों से ही रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। 5 का मोड भी 5 रहेगा, -5 का मोड भी 5 रहेगा। लेस देन और इक्वल टू, ये जो आप देख रहे हो ये z है, मोड ऑफ z है। ऐसे ही ये कितना आएगा, मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z। इन दोनों को हमने ऐड किया, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये इसका प्रूफ हो गया। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों ही कर लें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चे, इफ z1 मॉडुलस इज इक्वल टू z2 मॉडुलस, z1 का मॉडुलस इक्वल है z2 के मॉडुलस के, इज इट देन नेसेसरी z1 इज इक्वल टू z2। मतलब अगर किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस इक्वल है तो क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल आना नेसेसरी है, ये बात पूछी गई है। इस क्वेश्चन को हम थ्योरेटिकल भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, ऐसे थ्योरेटिकल भी प्रूव कर सकते हैं, या फिर कोई एग्जाम्पल लेके भी आप बता सकते हो। अगर हम देखें, हमने z1 एक नंबर कंसिडर किया 3 + 4 आयोटा, ठीक है, और z2 हमने कंसिडर किया, थोड़ा चेंज कर दिया, -3 + 4 आयोटा। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग है ना, लेकिन मॉडुलस सेम आएगा। देखना, z1 का मॉडुलस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, 5 आ गया। और अगर z2 का मॉडुलस निकाले अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये भी 5 आ गया। तो क्या देख रहे हैं कि किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस इक्वल है, बट z1 और z2 इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस अगर इक्वल आएंगे तो z1 इज इक्वल टू z2 आना नेसेसरी है। नो, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है। अनइक्वल होने पर, अलग अलग होने पर भी मॉडुलस सेम आ सकते हैं। अब z1 अगर मैं कहता 3 + 4 आयोटा और z2 अगर मैं कह दूं 4 + 3 आयोटा, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन देखना फिर भी मॉडुलस सेम आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो z1 का मॉडुलस इक्वल है z2 के मॉडुलस के, तो उससे ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों का इक्वल हो, वो इक्वल ही हो। अनइक्वल होने पे भी मॉडुलस सेम आ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कर लीजिए। एक्सरसाइज 5.3 हम यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 5.4 एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 5.4 एक्सरसाइज में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो 5.4 एक्सरसाइज है इससे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो।
तो क्या कंसेप्ट है पहले ये जानते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एज पॉइंट्स इन आर्गन प्लेन, ये आर्गन मैथमेटिशियन का नाम था, इन्होंने ये कंसेप्ट बताया था, तो उनके नाम से ये है। क्या है कि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, किसमें, आर्गन प्लेन में। कैसे? z हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कहा, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो जब हम z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b लिखते हैं, यहां वो पॉइंट बनेगा a b। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट क्या बनेगा, a कोमा b, मतलब a b से ये बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। आप याद कीजिए रिलेशन फंक्शन रेने डेस्कार्टे, कार्टेशियन फॉर्म, वहां मैंने काफी कुछ डिस्कस किया था। तो इस कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट्स क्या है, रियल तो है a, इमेजनरी है b, ये पॉइंट हो गया a b, जहां a क्या है, रियल पार्ट, b क्या है, इमेजनरी पार्ट। अब इसको प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए आर्गन ने दिया, इसको आर्गन प्लेन कहा गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टेशियन फॉर्म को पॉइंट की फॉर्म में बनाया, पॉइंट फॉर्म से पॉइंट को इस यहां रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या किया, जो एक्स एक्सिस है इसको रियल एक्सिस नाम दिया गया। जो एक्स एक्सिस है वो हमारे लिए रियल एक्सिस हो गया। आई मीन एक्स एक्सिस पे जो ये रियल पार्ट है, जो आगे वाला है रियल पार्ट, वो रिप्रेजेंट होगा। और जो वाई एक्सिस है इसको इमेजिनरी एक्सिस नाम दिया गया, इमेजिनरी एक्सिस नाम दिया गया। मतलब इस वाई एक्सिस पे ये पीछे वाला इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट होगा। अब जैसे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना हम, ऐसे ही हम इस पॉइंट को भी इस प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। ए बी का मतलब एक्स ए पे वाई कितना है b, तो एक्स ए पे मान लीजिए a यहां है, एक्स ए पे वाई कितना है b, यहां b है, एक्स ए पे वाई कितना है b, तो ये पॉइंट हमारा हो गया a b। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया a b। ये हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट किया। जैसे z अगर हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा है, तो x 3 पे ये 3 हो जाता, ये 4 हो जाता, x 3 पे y 4.34 मिल जाता। ये फिलहाल किस में है, a b में है, जनरल बताया मैंने, तो पॉइंट क्या हो गया, a b। आई होप आप ये समझ गए होंगे। बस फर्क ये है कि इसको एक्स एक्सिस, इसको इमेजिनरी एक्सिस नाम देना है। रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, एक्स ए पे वाई कितना b, ये पॉइंट ए बी हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस b है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, और जैसा भी पॉइंट मिलेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव जैसा पॉइंट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, x का नेगेटिव होना, y का पॉजिटिव होना, x का नेगेटिव y का नेगेटिव होना, x का पॉजिटिव y का नेगेटिव होना, वो तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से इस पॉइंट को देख करके पता लग जाएगा कि कहां कौन सा पॉइंट जाएगा। अब एक चीज समझिए, यहां इसी में मैं कुछ बातें और डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं इस ओरिजिन से, ये आपका ओरिजिन हो गया, अगर मैं इस ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला दूं, तो यहां ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी ना। ये जो ओपी डिस्टेंस है, ये जो ओपी डिस्टेंस है, इसको हम r बोलते हैं, r, और यही हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ही आएगा ये। आई मीन जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं, तो वो क्या बताता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है कि वो डिस्टेंस कितना है। वो आपका ये ओपी डिस्टेंस है, वो मॉडुलस है। अब देखिए कैसे आया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ये a है, ये b है, ये r है। तो पाइथागोरस थ्योरम से r जो है वो अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ना, और यही क्या था, मॉडुलस ऑफ जेड था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि मॉडुलस होता क्या है। मॉडुलस उस ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस है। ठीक है, कुछ और बातें अब हम जान लेते हैं। अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी था ना, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी था, अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रांसफर करेंगे पोलर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं? पोलर फॉर्म में। अभी जानते हैं कि पोलर फॉर्म क्या बनेगी। आई मीन z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। अब मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, साइन कोस की टर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, जो बनेगी वो उसकी पोलर फॉर्म कहलाएगी। अब ये देखिए कैसे आया। यहां हमने कह दिया एंगल ये थीटा है, जो ये ओरिजिन से इस पॉइंट तक लाइन है ना, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है? एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस मैं यहां लिख देता हूं, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस आर है। आर हमें मालूम है, मॉडुलस है, मॉडुलस हमें मालूम है कि ये लेंथ कितनी है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ है, राइट। तो मैं अब ओ पी क्यू इस राइट एंगल ट्रायंगल में जा रहा हूं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू, बच्चों पूरा डेरिवेशन बता रहा हूं मैं आपको कि पोलर फॉर्म कहां से कहां हम ड्राइव करके निकालेंगे। आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे तब तो आप वहां सीधे सीधे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को, लेकिन ये पूरा डेरिवेशन मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसको अच्छे से समझे और नोट भी करें। ठीक है, फेयर नोटबुक में लिखना भी है हर जगह। इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ओपीक्यू, इस ओपीक्यू में चलते हैं। तो हमें वैल्यू निकालनी है किस किस की? ए की और बी की वैल्यू निकालनी है, राइट। यहां ए की और बी की वैल्यू निकालनी है ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है, 10th क्लास में आपने हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में पढ़ा होगा, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रख दो। वैल्यू किसकी निकालनी है? ए की। सो ए अपॉन आर, जो पता है उसको नीचे, अननोन अपॉन नोन, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो ऊपर रख दो, डिवाइडेड बाय जिसकी वैल्यू पता है वो नीचे रख दो, अननोन अपॉन नोन इज इक्वल टू, अब देखना ए बाई आर। ए क्या है? ए क्या है आपका? बी बेस, और ये एच, बी बाई एच, बी बाई एच कितना होगा? कोस, ये हो गया कोस थीटा। तो यहां से ए की वैल्यू आ गई आर कोस थीटा, ये ए की वैल्यू आ गई। ऐसे ही फिर चले यहां पर बी अपॉन आर, बी अपॉन आर, तो ये पी है ना, पी बाई एच कितना? साइन थीटा। सो फ्रॉम हेयर बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये बी की वैल्यू आ गई। हमें ए और बी दोनों की वैल्यू पता लग गई। ए और बी दोनों की वैल्यू को यहां रख दीजिए। z इज इक्वल टू ए की जगह कितना आएगा? आर कोस थीटा, प्लस आयोटा बी की जगह कितना आएगा? आर साइन थीटा। ए कितना? आर कोस थीटा, बी कितना? आर साइन थीटा। दोनों से आर कॉमन निकाल दें तो कितना आ गया? आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हम देख रहे हैं ये जो z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी था, ये इस फॉर्म में चेंज हो गया ना, इसकी हेल्प लेकर के। ये जो आई है ना बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म। z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट स्टार्ट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या कहलाती है? हमारी पोलर फॉर्म। और इसी को हम मॉडुलस, इसी को हम मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी कह सकते हैं। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, या फिर इसी को हम मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं। मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्यों कह दिया? क्योंकि इसमें मॉडुलस का यूज हो रहा है। आर तो क्या है? मॉडुलस है। और एम्पलीट्यूड क्या है? जो थीटा है ना, जो थीटा है, थीटा की जो वैल्यू है वो एम्पलीट्यूड कहलाती है। थीटा की वैल्यू को ही आर्गुमेंट बोलते हैं। तो इसमें मॉडुलस तो कौन है? आर, और एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट कौन है? थीटा।
मतलब ये एंगल, ये जो एंगल आता है ना थीटा, इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट। तो इसमें एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट दोनों का यूज हो रहा है ना लास्ट में, तो इसलिए इसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म या पोलर फॉर्म, तीन नाम है। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम इस थीटा के ऊपर और बातें करेंगे कि ये थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए, तब तक आप ये सब समझ लें, अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, थीटा के ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर थोड़ा डिस्कशन और बाकी है। हाँ जी बच्चे, देखिए z a प्लस आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी आपने देखा था जो a आया वो r कोस थीटा आया, और जो b आया वो r साइन थीटा आया। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब मैं थीटा के ऊपर बात कर रहा हूं कि थीटा की वैल्यू कैसे आएगी और कहां से कहां तक वैल्यू होनी चाहिए। मैंने 2 डिवाइडेड बाई 1 किया, 2 डिवाइडेड बाई 1, इसको इससे डिवाइड किया तो r से r कैंसिल। अब देखिए r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा इज इक्वल टू कितना, b अपॉन a, r से r कैंसिल, तो टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, b बाई a। तो यहां से थीटा निकाला जा सकता है। आई मीन मैं कह सकता हूं सॉरी, टेन थीटा इज इक्वल टू b बाई a। b क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, डिवाइडेड बाई a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। सो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ z। दिस इज अवर टेन थीटा, इमेजनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ z। अब जो थीटा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी तरीके से निकालेंगे, वो तो क्वेश्चन जब कराएंगे हम तो मैं बता दूंगा आपको कि थीटा कैसे कैसे निकालते हैं। यहां से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, आर की वैल्यू रख करके, आर इसके नीचे आएगा तो कोस थीटा मिल जाएगा, आर इसके नीचे आएगा तो साइन थीटा मिल जाएगा। तो यहां से भी थीटा फाइंड आउट किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें थीटा के पर्सपेक्टिव में जो आपको याद रखनी है, जो यहां से थीटा की वैल्यू आएगी ना वो माइनस पाई से पाई के बीच में होनी चाहिए। मान लीजिए सोल्व करने के बाद टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आ गया। आप सबने पढ़ा हुआ है टेन थीटा रूट 3 है, तो टेन थीटा की वैल्यू रूट 3 तो बहुत से एंगल्स पे होगी। आप जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ करके आ रहे हो, ऐसे बहुत से एंगल्स हैं जो टेन की वैल्यू रूट 3 बनाएंगे, लेकिन सारी वैल्यू तो नहीं ली जाएगी ना। तो थीटा यहां पे जो लिया जाएगा वो माइनस पाई से पाई के बीच में रहेगा। माइनस पाई और पाई के इक्वल भी नहीं है, इनके बीच में। इसको हम इसमें जो थीटा की वैल्यू आएगी ना, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड बोलते हैं। प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं उसको। मेरी बात समझ में आई? जो थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में रहेगी उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड कहा जाता है। बात समझ में आ गई? थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में रहेगी। अब देखिए माइनस पाई से पाई का मतलब क्या हो गया। इसका मतलब ये हो गया, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस पाई से पाई का मतलब है 4 क्वाड्रेंट कवर हो गए। देखिए माइनस पाई से पाई को अगर मैं 0 से यहां तक जाऊं तो ये 0 से पाई हो गया। कैसे आया? जब मैं एंटी क्लॉकवाइज आया, एंटी क्लॉक, जब मैं एंटी क्लॉक आया तो 0 से पाई। तो अगर एंगल 0 से पाई है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों कवर हो गए। अब अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ऐसे नहीं आएंगे। ऐसे अगर आया तो पाई से ऊपर हो गया फिर वो, लेकिन माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। तो इस थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए ऐसे आना पड़ेगा। ये हमारा कैसा होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो अब एंगल कितना होगा? ये 0 से माइनस पाई तक, ये 0 से माइनस 180 तक हो गया ना, क्योंकि ये 0 से माइनस 90 या आपको माइनस 90 से 0 और माइनस 180 से माइनस 90।
तो आप समझ गए होंगे 0 से पाई तक ये 2 क्वाड्रेंट, माइनस पाई से 0 तक ये 2 क्वाड्रेंट। ठीक है, 0 से पाई तक जब हम गए तो हमने इन 2 क्वाड्रेंट को कंप्लीट किया, और जब हम माइनस पाई से 0 तक गए तो हमने इन 2 क्वाड्रेंट्स को कंप्लीट किया, और हम यहां कैसे आए हैं, क्लॉकवाइज आए हैं ऐसे। तो आपका जो थीटा है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन से चारों क्वाड्रेंट कवर हो जाएंगे, ऐसे 2 और ऐसे भी ये 2। अब सारा खेल डिपेंड करता है किस पे, इस ए और बी पे। अगर ये ए और बी दोनों पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो कहां होगा पॉइंट? पॉइंट यहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल यही बनेगा, और वो एंगल कहां बिलोंग करेगा? थीटा बिलोंग करेगा 0 से पाई बाई 2 तक। 0 से पाई बाई 2 तक कब? जब ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं। अब देखिए यहां पर x तो नेगेटिव और y पॉजिटिव। इसका मतलब x अगर नेगेटिव है, y अगर पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो थीटा बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? पाई बाई 2 से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट। पाई बाई 2 से पाई, 90 से 180 तक। अब यहां x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, a अगर नेगेटिव है, b अगर नेगेटिव है, तो थीटा बिलोंग करेगा कहां बिलोंग करेगा? माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, माइनस 180 से माइनस 90। ठीक है, माइनस 180 से माइनस 90। और अगर a क्या है? पॉजिटिव, यहां ये x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो a अगर पॉजिटिव है, x पॉइंट अगर यहां है, पॉइंट अगर यहां है तो x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। सीधी सी बात है, क्योंकि यहां पे जो पॉइंट बनेगा वो यहां इन चारों क्वाड्रेंट में से किसी एक क्वाड्रेंट में रहेगा ना। अब मान लो यहां पॉइंट है, तो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे बना, और जो ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करोगे ये होगा। अब ये लाइन इसके साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल ये काउंट होगा ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां अगर कोई पॉइंट है, ये और ये है, अब ये ओरिजिन से जो ये लाइन है तो वो एंगल ये बना रही है ना, तो ये एंगल यहां देखा जाएगा इसमें। अगर यह एंगल बन रहा है, ये पॉइंट यहां है, ओरिजिन से लाइन ड्रॉ की तो ये एंगल यहां देखा जाएगा। यहां अगर वो पॉइंट है, तो अगर यहां पॉइंट है तो ऐसा नेचर होगा, ऐसा नेचर होगा, तो ये हमने ड्रॉ किया तो एंगल ये मेजर किया जाएगा, ये एंगल आपने देख लिया। और अगर यहां है तो एक अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x कैसा? पॉजिटिव, y कैसा? नेगेटिव। एंगल यहां बनेगा और एंगल यहां बनेगा, तो जो वो एंगल है थीटा वो बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? माइनस पाई बाई 2 से 0 तक। अब मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा थीटा के बारे में, कि थीटा कैसे निकालते हैं और थीटा का रिजल्ट कहां कहां होना चाहिए, कहां से कहां तक होगा, ये आप नोट कर लें। और ए और बी के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में थीटा रहेगा। ठीक है, एक चीज और, अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड जब मैं लिखूंगा तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू अगर ये पाई से ग्रेटर आ गया, कई केस ऐसे होता है कि पाई से ज्यादा ही वैल्यू आ गई, अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई से ग्रेटर आ गया पॉजिटिवली, पाई से ग्रेटर आ गया मतलब इसमें चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपको क्या करना है? सिंपली उस आर्गुमेंट ऑफ जेड में से माइनस कर देना है 2 पाई, वो अपने आप इन दोनों में से किसी एक में कवर हो जाएगा। ठीक है, ये आप एक ट्रिक है, ये आप नोट रखें। अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड ग्रेटर देन पाई आ गया तो आप उसमें से माइनस कर दे क्या? 2 पाई, वो अपने आप इन दोनों में से किसी एक क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज उसका मेजरमेंट मिल जाएगा। राइट, जैसे 180 है, 240 एंगल आ गया तो 240 में से माइनस कर देंगे, 240 180 से ज्यादा है ना, 240 में से माइनस कर देंगे 2 पाई, 2 पाई मतलब 360, तो कितना आया? माइनस 120। तो माइनस 120 अपने आप पहुंच गया किसमें पहुंच गया? इस थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे करके आए तो 240 था। ठीक है, ऐसे जब हम एंटी क्लॉक आ रहे हैं तो वो एंगल कितना है? 240, और जब हम क्लॉक वाइज आएंगे तो वो कितना है? माइनस 120।
मेरी बात समझ में आई? जब हम एंगल को ऐसे पॉजिटिवली मेजर कर रहे हैं तो 240 है, और अगर हम देखें कि ये एंगल यहां से कितना होगा तो वो -120 है। कैसे देखा गया? उसमें से 2 पाई माइनस करके। जब आप 180 से ग्रेटर कोई एंगल में से 2 पाई माइनस करोगे तो वो बता देगा कि ये बैक से, ये यहां से क्लॉकवाइज से कितना मेजरमेंट बैठेगा। ठीक है, ये एक टेक्निक है सीधे सीधे एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने की। राइट, आप इसको नोट कीजिए, अच्छे से समझिए। बच्चे इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं काम। आप सारा पीछे जो एक्सरसाइज है कॉन्जुगेट वाले एक्सरसाइज वो कंप्लीट कर लें, और इसका जो ये कंसेप्ट है ये आप अच्छे से समझें। फेयर नोटबुक में नोट कर लें, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें। सारा जो इसका इंट्रोडक्शन है वो सारा आप बुक से रीड आउट करें। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज करें, जो भी आप इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हो आप मुझे पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस पे बेस्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।